कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज से अपन इंग्लिश की ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं और इंग्लिश की जो ग्रामर है क्लास 12th की उसके चार टॉपिक हैं। ग्रामर की बात कर रहा हूँ, कंपोजिशन अलग चीज़ है, उसको अपन अलग देखेंगे। ग्रामर जो है ना, इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें टोटल चार टॉपिक हैं। चार टॉपिक है ना, आपको मैंने कल बताया था। देखो, एक है क्लॉजेस, उसके बाद है सिंथेसिस, उसके बाद है अपना फ्रेजल वर्ब, और लास्ट में है कंजंक्शन। ठीक है, ये चार टॉपिक हैं ग्रामर के, प्रत्येक दो दो नंबर का है। क्लॉज 2 नंबर का रहेगा, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। तो हमें सभी को समान टाइम देते हुए क्लियर करना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके बाकी टॉपिक्स भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, फ्रेजल वर्ब की अगर बात करें बच्चों, तो एक तो होता है वर्ब होती है। वर्ब मैंने जो क्रियाएं होती हैं और उसका रूप बदलता है, टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग उसका रूप बदलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब है, यानी दो क्रियाएं जब जुड़ती हैं आपस में तो वहाँ पे एक नया शब्द बनता है। तो उनका जो मूल अर्थ होता है ना, वो भिन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिव। गिव का मतलब क्या होता है? देना, है ना। गिव यानी देना। और एक होता है अप, जैसे अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो अभी यहां पे इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है, बट अगर दोनों एक साथ मिल जाएं और एक नया शब्द जो बनेगा, है ना, उसे होते कहते हैं गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, तो गिव अप। तो अब जैसे मान लो ये बना गिव अप, ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। अब इस दोनों में इसके अर्थ को जोड़ेंगे नहीं, इसका एक और नया ही अर्थ बनेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। और फ्रेजल वर्ब्स जो है ना, सारी नहीं पढ़नी हमें। एग्जाम हमारे सिलेबस में जो प्रेस्क्राइब्ड कर रखी है गवर्नमेंट ने, हमारे विभाग ने, बोर्ड ने, वही पढ़ेंगे। तो देखो वो कौन कौन सी हैं फ्रेजल वर्ब में। अब देखो, पहले मैं एक बार इसको अपन बाद में देखेंगे। पहले फ्रेजल वर्ब एग्जाम में अपने कौन कौन सी पूछी जाएगी वो देख लेते हैं। तो एक तो है ब्रेक से रिलेटेड अपनी फ्रेजल वर्ब। अब ब्रेक है ना, ब्रेक से बनने वाली जितनी भी है वो सारी, ऐसा नहीं खाली ब्रेक अकेला नहीं। जैसे ब्रेक आउट, ब्रेक अप, ब्रेक इन, ब्रेक ऑफ, वो सारी। इसी तरीके से ब्रिंग, तो ब्रिंग से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स। उसके बाद कैरी, फिर है कम, उसके बाद है गेट, उसके बाद है पुट, एंड फिर है टर्न। ठीक है, तो बस ये है 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्रेजल वर्ब्स ही पढ़ेंगे। बाकी तो खूब सारी है, इतनी तो कब अपन कंप्लीट करेंगे। तो ये पढ़ेंगे और इनसे बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स है वो पढ़ेंगे। अब पहले ये देखें कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ताकि उसके हिसाब से ही हम तैयारी करें। तो देखो, परीक्षा में अगर प्रश्न की बात करें तो आप यहां पे देखो, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कि द फायरमैन। अब यहां पे ब्लैंक है ना, यहां पे आपको रिक्त स्थान भरना है। द फायरमैन द फायर आफ्टर 2 hours। अब देखो, राइटिंग थोड़ा मैंने कर्सिव में, मेरी हैबिट है कर्सिव में लिखने की बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आवे या पता नहीं चले तो मैं बोल के बता दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं खुला खुला लिख नहीं पाऊंगा। तो कर्सिव में है, बट मैं आपको बोल बोल करके साफ आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा सारी स्पेलिंग्स। और बोलता हूं तो थोड़ा सा आपका वर्ड पावर इस प्रकार का होना चाहिए कि आप उसे कैप्चर कर लो। दूसरी बात होती है कि आप भी अभ्यास करो। अगर आपकी राइटिंग अगर सुंदर है तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जाम में, एग्जामिनर पर। तो राइटिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करो और हो सके तो कर्सिव में लिखो। अब देखो, लेकिन अभी अगर आप अभ्यास करोगे और अगर नहीं हो पाया तो टेंशन मत लेना, बाद में कर लेना एग्जाम के बाद। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। और इस तरीके से कोष्टक में आपको यहां पे 2 वर्ड्स मिलेंगे, 2 फ्रेजल वर्ब्स मिलेगी। इसमें से राइट कौन सी है वो आपको भरनी है। तो दोनों में से राइट कौन सी? तो देखो क्या कहा है कि द फायरमैन, फायरमैन मैंने यानी आग बुझाने वाला। रिक्त स्थान यहां पे दिया हुआ ब्लैंक है। अब आपको सोचना है कि क्या कहना चाहता है। तो आग बुझाने वाला तो क्या करेगा? आग बुझाने का काम करेगा। जो फायरमैन होता है, द
द फायर आफ्टर 2 आवर्स, मतलब ये है कि शायद 2 घंटे के बाद उसने आग पर काबू पाया, उसने आग को बुझा लिया। तो आग बुझाने को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, है ना? आग बुझाने के लिए फ्रेजल वर्ब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास 2 दी हुई रहेगी एग्जाम में, आपको पीछे उस सेंटेंस के पीछे लास्ट में दे रखी होगी। तो एक तो है पुट आउट और दूसरा है पुट अप। अब पुट आउट का अर्थ क्या होता है और पुट अप का अर्थ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो यही तो चीज हम आज सीखने वाले हैं। ये इसका मतलब क्या होता है और उसका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं ये करके मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीटली। इसलिए आप डोंट वरी, इंग्लिश की ग्रामर। और एक और बात बता दूं कि जो अपन इंग्लिश का जो अपनी कैप्सूल सीरीज चल रही है जिसके तहत अपन कंप्लीटली जो अपना जो समरी है चैप्टर की वो भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स अपने चैप्टर में से आएंगे वो भी पढ़ रहे हैं। मैंने डिटेल में कल आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि कोर्स में से जो अपनी किताबें हैं उसमें से किस टाइप के कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रोज सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन से, विस्टास से, फ्लेमिंगो से, सारी चीजें अपन ने कल कंप्लीट कर ली है। तो वो तो अपनी शाम को क्लास रहेगी एवरीडे। और अब ये जो ग्रामर वाली क्लास है ना ये मॉर्निंग में मिलेगी। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि अपनी जो बाकी क्लासेस थी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल होना स्वाभाविक है, बाकी तो क्योंकि इतना एक साथ तो करवा नहीं पाएंगे। तो सुबह वाली जो हिंदी साहित्य की क्लास थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हो सके शाम वाली क्लास भी एक आधी डिस्टर्ब हो जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब चलो फिर से आते हैं अपन पॉइंट पे। हमें पता होना चाहिए पुट आउट। तो पुट आउट का मतलब होता है बच्चों बुझाना, राइट? बुझाना, क्या बुझाना? आग बुझाना, पुट आउट का मतलब। और पुट अप होता है, तो पुट अप का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को प्रस्तुत करना। यानी जैसे मान लो कोई मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में किसी मुद्दे को प्रस्तुत करना, ठीक है? पुट अप का मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। और पुट अप का मतलब होता है सहन करना भी होता है ना? पुट अप का मतलब होता है सहन करना, सहन करना, प्रस्तुत करना। अब एक फ्रेजल वर्ब के कई अर्थ हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक का एक ही अर्थ रहेगा, कई सारे अर्थ होते हैं। तो जो फ्रेजल वर्ब हम जब करेंगे ना तो एग्जाम में वो सारी कंडीशन अगर आपको जो याद है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपको दिमाग में रखना है ताकि उसके हिसाब से आपको फ्रेजल वर्ब याद रह जाए। क्योंकि आपको खाली भरनी है, फ्रेजल वर्ब भरनी है, आपको सेंटेंस नहीं बनाना एग्जाम में। तो बिल्कुल ईजी काम है ये। तो कई बार क्या होता है लिखना पड़ता है ना जब सेंटेंस की, भाई इसको यूज करिए सेंटेंस में, तो हमारे लिए थोड़ी कठिनाई हो जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक कर। अच्छा, ये जो था ना इसमें फिर बुझाना है तो इसमें आएगा पुट आउट। तो अब आपको एग्जाम में क्या करना है, प्रश्न नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिख देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, और क्योंकि दो आएंगे, 2 नंबर की रहेगी ये, तो 1 और 2 मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 1 और यहाँ पे जैसे 5 नंबर आपने लिखा, ठीक है? यहाँ जो कॉपी होती है उसके ऐसे कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पे आपने 1 लिखा और आपको यहाँ पे लिख देना है पुट और पुट आउट। बस हो गया आपका काम, ठीक है? फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरा इसका जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे आपको कॉपी में लिखना है, जो मैंने पहले बता दिया। सारी चीजें एक साथ बता रहा हूँ। और ये जो पीडीएफ है ना ये मैं भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो अपना चैनल है वहां पे शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों को नहीं पता कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो नए हैं अगर बच्चे, तो नंबर मैं लिखा देता हूँ, नोट करा देता हूँ, अभी लिख दीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना तो आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन फ्रेजल वर्ब्स में से सबसे पहले अपन लेते हैं ब्रेक की फ्रेजल वर्ब्स। ब्रेक से रिलेटेड जितनी भी बनेगी वो सारी हम करेंगे इसमें। अब ध्यान ये रखना है बच्चों, ब्रेक जो है ना ये ब्रेक एक मेन वर्ब है और जो मेन वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हमें इस ब्रेक का रूप बदलना पड़ेगा। अगर पास्ट टेंस में है तो ब्रेक को हमें पास्ट में ले जाना पड़ेगा, तो ब्रेक का हो जाएगा ब्रोक। अगर पास्ट पार्टिसिपल में है तो उसका फिर रूप हमें बदलना पड़ेगा। तो इसके तीनों फॉर्म्स याद कर लीजिए। अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अगर मान लो सेंटेंस में मिल गया तो वहां पे इसका भी पास्ट परफेक्ट का रूप आपको भरना पड़ेगा। तो देखो, एक तो फर्स्ट फॉर्म तो होगी ब्रेक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों ब्रोक, BROKE, ब्रोक। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब इसके साथ जो पीछे जो इसके जो वर्ड लगेगा ना वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आया ब्रेक अवे,
आया ब्रेक अवे। अब इसी को हमें पास्ट में चेंज करना है तो हम करेंगे ब्रोक अवे। इस अवे को कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर अवे की जगह मान लो अप आ गया तो अप सेम का सेम रहेगा, इन आ गया, विथ आ गया, ऑफ आ गया, तो वो तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। बदलेगी तो मेन वर्ब बदलेगी, मुख्य जो क्रिया है वो बदलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें इसका रूप चेंज करना है। अगर मान लो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वहां पे फिर हम ब्रोकन करेंगे, ब्रोकन अवे। ओके, चलो अब एक एक करके शुरू करते। पहले जो है वो है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना। भाग जाना कैसे, जैसे किसी की पकड़ से भाग जाना है ना, कहीं से छुड़ा करके भाग जाना। जैसे चोर चोरी कर रहा था, लोगों ने देखा, पकड़ने की कोशिश की बट वो भाग गया, तो ब्रोक अवे। ओके, तो वो भाग गया, क्योंकि पास्ट टेंस वगैरह भाग गया, ब्रोक अवे हो गया। तो अब इसका मतलब होता है भाग जाना। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर मान लो आया तो आप लिखेंगे द थीफ ब्रोक अवे। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सेंटेंस बनाते हैं। द थीफ, THIEF, द थीफ। मैं स्पेलिंग बोल बोल के लिखा रहा हूं क्योंकि आपको अगर मेरी कर्सिव राइटिंग समझ में नहीं आवे तो मैं आपको स्पष्ट रूप से यहां पे बता देता हूं। तो द थीफ, और अब यहां पे देखो मान लो रिक्त स्थान है और यहां पे आया है द थीफ, और यस्टरडे आ गया, कल। ठीक है, यस्टरडे, कि भाई कल चोर जो है वो भाग गया, ये है। अब हमारे पास यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे कोष्टक में आपको दो फ्रेजल वर्ब रहेगी। एक रहेगा मान लो ब्रेक अवे। ओके, एक रहेगा BREAK, ब्रेक अवे। एक हो गया ब्रेक अवे, एंड एक और हो गया ब्रेक इन। ठीक है, ब्रेक इन। अब हमें इनमें से दो में से कोई एक भरना है, तो हम क्या भरेंगे, अब बताओ क्या भरेंगे। अब ध्यान देना, यहां पे यस्टरडे यानी कल की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस से तो हमें यहां पे इसका भी रूप बदलना पड़ेगा, तो हो जाएगा ब्रोक अवे। इस बात का ध्यान रखना। तो हम यहां पे भरेंगे, और लेकिन आपको यहां सेंटेंस नहीं लिखना है, आप तो वहां पे अलग से ये इसका लिख देना वन, और यहां लिख देना इसकी जो वर्ब है वो लिख देना BROKE, ब्रोक, और फिर लिख देना अवे। ब्रोक अवे का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। ब्रोक अवे मीन्स भाग जाना। तो ब्रेक था ना, ब्रेक, इस ब्रेक अवे को, क्योंकि यहां पे ब्रेक लिखा है, अगर एग्जाम में मान लो ब्रोक आता है तब तो समस्या ही खत्म, हो सके कभी एग्जामिनर दे दे। बट अगर कभी मान लो ब्रेक अवे आ गया तो हमें वहां पे ब्रोक अवे करना पड़ेगा, राइट। तो पहली फ्रेजल वर्ब हो गई ब्रेक अवे, इट मीन्स भाग जाना। नेक्स्ट दूसरी है, अगले हमारी दूसरी फ्रेजल वर्ब है बच्चों ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन का अचानक खराब हो जाना। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में कहीं जा रहे थे, आप कार में जा रहे थे, आपकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई, तो वो ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, तो हम कहते हैं माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मतलब मेरी कार बीच रास्ते में रुक गई। भाई इंग्लिश में अगर आपको किसी को कहना है तो किसी मशीन का खराब होना, तो मशीन, कार मशीन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि माई कार, आप यहां पे लिखेंगे, ये एग्जांपल है कि माई कार, और अब यहां पे अब देखो वो भी खराब हुई तो पास्ट टेंस हो गया, तो उसका भी क्या करेंगे, ब्रेक का हम क्या करेंगे, ब्रोक डाउन। तो माई कार ब्रोक डाउन। अब यहाँ पे जो रिक्त स्थान है ना, आप यहाँ पे रिक्त स्थान है वही पीछे वहां पे लिखना, तो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूं BROKE, ब्रोक, और डाउन, ब्रोक डाउन ऑन द वे, यानी बीच रास्ते में भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी कार जो है वो बीच रास्ते में खराब हो गई, तो क्या हो जाएगा ब्रोक, BROKE, ब्रोक डाउन। इट मीन्स होता है मशीन का खराब होना। याद कर लीजिए, और सब कुछ आज ही याद कर लीजिए। आप चीजें लेकर के पढ़ी मत रखिए, जितना याद कर सकते हो ना इतना जल्दी याद करिए, क्योंकि बहुत नजदीक है एग्जाम, बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट तीसरी फ्रेजल वर्ब है बच्चों ब्रेक ऑफ। अब देखो ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, अचानक से रुक जाना। यहां पे तो गाड़ी का अचानक से रुक जाना, गाड़ी का खराब हो जाना, बट यहां पे क्या है, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा था, जैसे मैं बोल रहा हूं, अचानक रुक गया। अब आप सोचो कि सर क्या हो गया, तो अचानक से रुक जाना, बीच में बोलते बोलते। अगर मान लो कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, अचानक रुक गए, तो ये क्या होता है, अचानक जो रुकना होता है इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुक जाना। तो हम फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लिखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम राम लिख देते हैं, राम
अब यहाँ पे रिक्त स्थान है राम, अब ये ऐसे रिक्त स्थान मिलेगा आपको, और फिर यहाँ पे हब, और इन द MIDDL, इन द मिडल ऑफ हीज स्पीच, ठीक है, SPEECH स्पीच। अब यहां पे हमें रिक्त स्थान में भरना है, और यहां कोष्टक में आपको 2 फ्रेजल वर्ब मिलेगी, तो हम भरेंगे इसमें, क्योंकि हमें याद है कि इसका मतलब क्या होता है, भाषण के बीच में रुक जाना, तो हमें याद है भाषण के बीच में रुकने को ब्रेक ऑफ कहते हैं, तो हम यहां लिख देंगे ब्रेक ऑफ, ठीक है, BREAK, ब्रेक और OFF, ब्रेक ऑफ। तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली क्या है, ब्रेक आउट। अब देखो ब्रेक आउट जो है ना, इसके 2 अर्थ होते हैं, मैंने पहले ही बताया, 2 क्या और भी कई सारे हो सकते हैं, बट हम 2 अर्थ समझेंगे यहां पे। तो एक तो क्या है, किसी बीमारी का फैल जाना या किसी दंगे का भड़क जाना। क्या मतलब होता है, ब्रेक आउट का मतलब होता है कोई बीमारी फैल जाना, कोई दंगा फैल जाना, ब्रेक आउट। अचानक आग लग जाना भी होता है। और दूसरा इसका अर्थ होता है, ब्रेक आउट का मतलब होता है भाग जाना। देखो हमने पिछला एक भाग जाना किया था, ब्रेक अवे, उसका मतलब भी होता है भाग जाना, ठीक है, मतलब वो छुड़ा के भाग जाना। ब्रेक अवे का मतलब होता है हमने पकड़ने की कोशिश की बट वो हाथ से छुड़ा के भाग गया। और ब्रेक आउट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा ना जेल से कई बार कैदी भाग जाते हैं, तो वो भाग जाना अलग होता है, तो उसे कहते हैं ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट की 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है बीमारी का फैलना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कॉलेरा है ना, एक हैजा जो बीमारी होती है, हैजा है, प्लेग है, ये अपने अभी जो बीमारी फैली थी अपने ये जो है ना अभी सांस वाली तकलीफ का वाली बीमारी जो फैली थी, तो इस तरीके की जो बीमारियां फैलती है ना, इसे हम कहते हैं ब्रेक आउट। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा कि भाई कॉलेरा है ना, कॉलेरा, तो कॉलेरा अब यहाँ पे रिक्त स्थान है मान लो, और इन द सिटी, इन द सिटी, ठीक है, इन द सिटी। तो यहां पे हम भरेंगे ब्रोक आउट, कॉलेरा ब्रोक आउट इन द सिटी। अब देखो यहां पे जो है ना ब्रोक आउट भरना पड़ेगा हमें, जगह कम है मैं यहां लिख देता हूं, तो इसका राइट आंसर हम क्या भरेंगे यहां पे, ब्रोक आउट, BROKE ब्रोक, और OUT आउट, ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है कॉलेरा, शहर में कॉलेरा फैल गया, हैजा फैल गया। दूसरा है सम प्रिजनर्स, अब कुछ कैदी भाग गए, तो सम प्रिजनर्स हम लिखेंगे सम प्रिजनर्स, ब्रोक आउट, इसमें भी BROKE ब्रोक आउट, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन, ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन, जेल से भाग गए है ना, जेल से भाग गए, ठीक है। तो ब्रोक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है बीमारी दंगे का फैलना या फिर भाग जाना। नेक्स्ट होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है बच्चों सेंधमारी करना या चोरी करना, चोरी करने के लिए घर में घुसना, ठीक है। तो अब देखो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, द रॉबर्स, मान लो कुछ लुटेरे, द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस। तो अब यहां पे हम लिखेंगे ब्रोक, BROKE, ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द हाउस, HOUSE, ब्रोक इनटू द हाउस, एंड, और फिर क्या हुआ, अंदर ही नहीं घुसे, एंड टेक अवे, और लेके गए भाई, एंड टेक अवे मनी, और पैसे लेके भाग गए, ठीक है। तो अब ये होता है, अब एक बात और ध्यान रखनी, एक होता है ना, एक तो होता है ब्रेक इनटू और एक होता है ब्रेक इन। तो ब्रेक इन का भी मतलब होता है अंदर घुसना, और ब्रेक इनटू का भी मतलब होता है अंदर घुसना, बट फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है कि अगर इनटू आया तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट जरूर होगा, जैसे ब्रेक इनटू कहां पे, घर में, ब्रेक इनटू बैंक, ब्रेक इनटू होटल, जहां भी घुसा ना उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ब्रेक इनटू। और अगर ब्रेक इन आता है, ब्रेक इन का मतलब भी होता है चोरी करने की नियत से घर में घुसना,
तो वहां पे आएगा ओनली ब्रेक इन, द रॉबर्स ब्रेक इन, बस केवल लुटेरे ब्रेक इन, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बट इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंधमारी करने के लिए, जैसे कच्चे मकान नहीं होते हैं तो उस ऊपर से मतलब घुसना, उसको तोड़ करके और वहां सेंधमारी करना, अंदर डाका डालना, किसी घर में घुसना, तो वो होता है ब्रेक इनटू। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, और ब्रेक से रिलेटेड क्या है, ब्रेक से रिलेटेड 3 और हैं, वो देख लेते हैं। एक होता है ब्रेक विथ, ब्रेक विथ का मतलब बच्चों होता है टू डिसकंटिन्यू अ फ्रेंडशिप, किसी के साथ दोस्ती तोड़ना, किसी के साथ दोस्ती तोड़ना, ब्रेक विथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको लिखना होगा आपने कि भाई राम मेरे, आपको किसी ने कहा कि काम करो राम से दोस्ती तोड़ दो, हरि से दोस्ती तोड़ दो, आपने अपने मित्र से दोस्ती तोड़ दो, आपको कि नहीं भाई वो मेरे प्रति इतना लॉयल रहा है कि मैं उसके साथ क्या नहीं कर सकता, मैं उसके साथ ब्रेक विथ नहीं कर सकता। ब्रेक विथ का मतलब होता है किसी मित्र से दोस्ती तोड़ना। तो हम इसमें यहां पे लिख सकते हैं कि राम, यहां पे लिखेंगे चलो एग्जाम्पल, कि राम हैज बीन सो फेथफुल टू मी, सो फेथफुल टू मी, सो फेथफुल टू मी। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। ब्रेक विथ का मैं चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, है ना, नेक्स्ट पेज पे, हाँ अब यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक विथ, BREAK, ब्रेक और विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है संबंध तोड़ना, दोस्ती तोड़ना, दोस्ती तोड़ना, दोस्ती तोड़ना। तो अब यहां पे हम लिखेंगे कि राम हैज बीन सो लॉयल एंड faithful to me that I cannot break with, I cannot break, BREAK, break with, that I cannot break with him, कि भाई मैं, वो मेरे प्रति, अब देखो कि राम हैज बीन सो लॉयल, वो मेरे प्रति इतना वफादार, एंड फेथफुल, और विश्वास पात्र रहा है, टू मी, मेरे प्रति, दैट आई कैनॉट, कि भाई मैं नहीं कर सकता, ब्रेक विथ, दोस्ती तोड़ना, विथ हिम, मैं उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ सकता। तो ब्रेक विथ का मतलब क्या होता है, दोस्ती तोड़ना। इन चीजों को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां पे कंप्लीटली ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ब्रेक विथ का मतलब हो गया दोस्ती तोड़ना। एक होता है ब्रेक अप, ब्रेक अप का मतलब बच्चों क्या होता है, रिलेशन समाप्त करना, या फिर जैसे मान लो कोई मीटिंग चल रही है उसको समाप्त करना, ब्रेकअप करना, है ना, ब्रेकअप। कई बार होता है रिलेशन किसी के साथ कि उसका ब्रेकअप हो गया, अपन कहते हैं रिलेशन टूटना, या फिर किसी कोई मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग को थोड़ी देर के बाद में ब्रेकअप कर लेना, उसको समाप्त कर लेना किसी कारणवश। तो ये ब्रेकअप का मतलब होता है। चलो इसको भी नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, ब्रेकअप, ब्रेकअप, BREAK, ब्रेक और अप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, समाप्त करना। अब देखो समाप्त करना, ब्रेकअप, तो हम कह सकते हैं कि मान लो कोई मीटिंग चल रही थी ना, द मीटिंग will be broken up। तो यहां हो जाएगा ब्रोकन, BROKEN, द मीटिंग विल बी broken up after AFTER, after Prime Minister's PM's speech,
या पीएम्स एड्रेस, है ना, जैसे प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मीटिंग समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो ब्रेक अप का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। लास्ट एक बची है, वो ये है, लास्ट एक बची है ब्रेक इन। अभी देखो मैंने बताया था आपको ब्रेक इन जब हमने किया था, तो ब्रेक इन का मतलब भी क्या होता है, ब्रेक इन का मतलब भी होता है अंदर घुसना, है ना, चोरी करने की नियत से। और इसका एक और अर्थ होता है, वो होता है प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना किसी को, टू ट्रेन, है ना। तो देखो इसका एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव इन ब्रेकिंग द स्टाफ इन जेंटली। तो यहां पे है ना, ये ब्रेक इन, ये ब्रेक यहां पे आया है, ये ब्रेक तो आया है यहां पे, और इन ये वाला इन है ना, ये इन। तो ब्रेक इन का मतलब होता है किसी को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना, ठीक है भाई, घटित होना। ठीक है भाई, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना। अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, है ना, टेक्नोलॉजी ने कितना सारा, ये सारी चीजें कैसे घटित हो पा रही, जैसे मेरे द्वारा घर बैठ के पढ़ाया जाना, आपके द्वारा घर बैठ के पढ़ पाना, दुनिया में कहीं भी जो कुछ भी चीज हो रही है उसे हम घर बैठे देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं, टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ को कितना चेंज कर दिया है, कितना आसान बना दिया है, चीजों को हमारे लिए कितना सरल बना दिया है। तो ये सब कैसे घटित हो पा रहा है, ये ऑल थिंग जो है ये टेक्नोलॉजी की मदद से घटित हो पा रही है। तो अब हम लिख सकते हैं, इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं। देखो मैं सेंटेंस इसलिए बना रहा हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाए। बाकी मैं सिर्फ इतना भी बता सकता था बच्चों, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना, आप लोग याद कर लेना। बट याद तो करेंगे घटित होना, पर थोड़ा सा अगर एक एग्जाम्पल अगर हम कर लें तो चीजें हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और याद भी हो जाती है। तो क्या होता है कि ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना। जैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया, तो हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, the technology, देखो स्पेलिंग मैं जो लिख रहा हूं ना, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बोल देता हूं, TECHNOLOGY, द टेक्नोलॉजी हैज। अब ये जो ब्रिंग अबाउट है ना, ब्रिंग, तो ब्रिंग को हम क्या करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। मैंने कल भी बताया था आपको, टेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस है तो इसकी सेकंड फॉर्म करेंगे, अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे। तो यहां पे हमें थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, इसकी तीनों फॉर्म होती है। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी है ब्रॉट। तो द टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट, है ना, ब्रॉट। तो यहां पे मैं लिखूंगा BROUGHT, ब्रॉट अबाउट many changes in our daily life, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन घटित हो पाए हैं टेक्नोलॉजी की बदौलत, ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन संभव हो पाए हैं, घटित हो पाए हैं। तो अब आगे वाला सेंटेंस बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस। मैं इसको अभी फिलहाल चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, पास में लिख देता हूँ ना, ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस, many changes in our life, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, लिख लेना ताकि याद हो जाएगा चीजें। तो अब हम करेंगे दूसरा, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, है ना। और फिर मैंने कल आपको ये भी बताया था, एक एक शब्द का अर्थ जोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इनका अपना एक कंबाइन अलग ही अर्थ होता है। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना। जैसे हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें बढ़ रही है, उसको कम करना चाहिए। कई सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कम करना, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे बच्चों, कम करना को लिखेंगे कि गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। चीजों की कीमतों को सरकार को कम करना चाहिए। तो हम लिखेंगे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट should bring down, government should bring down, BRING, bring down the prices, PRICESS, prices of goods, प्राइसेस ऑफ गुड्स, यानी कि सरकार को वस्तुओं की कीमतें कम करनी चाहिए। या हम एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, हमें अपने खर्चों को कम करना चाहिए। तो वी शुड ब्रिंग डाउन, हम दूसरा एक सेंटेंस लिखेंगे, ये हो गया पहला। दूसरा लिखेंगे वी शुड ब्रिंग, we should bring down, we should bring down our expense, our expenditure, our expenditure, मतलब हमें अपने खर्चों को क्या करना चाहिए भाई, कम करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिंग डाउन कम करना, ब्रिंग अबाउट घटित होना, कोई भी काम किसकी बदौलत हो पा रहा है, किस वजह से हो पा रहा है, उसमें हेल्प किसने करी, उसको घटित होने में मदद किसने करी। तो अभी तक हमने दो हेल्पिंग वर्ब कर ली है। नेक्स्ट है बच्चों ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पर मंथ कितना कमाता है, पर डे कितना कमाता है, सालाना कितना कमाता है। हर कोई पूछता है भाई तुम्हारी इनकम कितनी है, आय कितनी है, और हर कोई ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहेगा। तो और याद करिए ब्रिंग इन। अब आप किसी से अगर पूछना चाहते हो हाउ मेनी मनी यू ब्रिंग इन एवरी मंथ, हर महीने आप कितना कमाते हो, तो आंसर आएगा, आंसर ये आ सकता है भाई, अब यहां पे लिखेंगे हम कि जैसे ही ब्रिंग्स इन, he brings in 50,000 per month, 50,000 अ मंथ या पर मंथ कर सकते हैं ना, अ मंथ। भाई एक वर्ष में वो कितना, एक महीने में कितना कमाता है, 50,000। तो क्या आएगा यहाँ पे, ब्रिंग्स इन। आपको ये है ना ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, मैं बार बार बता रहा हूं। एक सेंटेंस आएगा, यहां पे बीच में ब्लैंक मिलेगा, पीछे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, दो में से कोई एक आपको चूज करके यहां पे अपना आंसर लिखना है। और लिखना कैसे वो भी मैंने बताया था कि आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले में जो आंसर है आप ब्रिंग्स इन लिख दीजिए कि भाई ये सेंटेंस में ब्रिंग्स इन आएगा, ब्रिंग इन आएगा, या जैसे ब्रॉट ओवर या जो भी एक्स्ट्रा एक और दे रखी होगी, तो उसमें से कौन सी आएगी वो यहाँ पे लिखना है। बट एक बात और ध्यान रखना, यहां पर जो है ना ब्रिंग इन दिया हुआ होगा, आपको केवल ब्रिंग इन दिया हुआ होगा, तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको ये जो वर्ब है ना ये चेंज करनी पड़ेगी। अगर पास्ट टेंस होता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म जाती, ब्रॉट हो जाती। अगर प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि भाई वो हर महीने इतना कमाता है, मतलब ये तो एवरी महीने का काम है, ये अभी चल रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो एस लगा है, तो ये फॉर्म्स आपको चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो उसमें कोष्टक में दिया हुआ उसी को उठा करके आप लिख दो। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपने ऐसा का कर दिया ना, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो इसकी फॉर्म्स को बदलना सुनिश्चित करें, ध्यान रखना। अभी वैसे हम अभ्यास करेंगे, जब एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो खूब सारा अभ्यास करेंगे, तो आपको मैं अच्छी तरह से याद करवा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है बच्चों प्रकाशित करना, है ना, प्रकाशित करना। क्या प्रकाशित करना, जैसे मान लीजिए कोई किताब प्रकाशित करना, है ना, प्रकाशित करना, पब्लिश करना। प्रकाशित करना मतलब पब्लिश करना। जैसे अगर हम बात करें कि अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स ब्रिंग्स आउट एवरी डे, प्रतिदिन कितनी संख्या में अखबार प्रकाशित होते हैं। या हम ये कर सकते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ
A large number of novels brings out every month. हर महीने कितनी संख्या में उपन्यास जो है वो प्रकाशित होते हैं। तो ये इसका मतलब है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित होना। तो देखो लिखेंगे a large number of newspaper, a large number of newspaper are, a large number of newspapers, a large number of newspapers are, क्या लिखेंगे, bring out। तो यहां पे हम लिखेंगे a large number of newspapers are brought out, है ना। अब पास्ट, ये मतलब यहां पे देखो है ना, ये जाएगा पैसिव में जाएगा। पैसिव में एक्टिव और पैसिव दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो ये पैसिव में जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पे हम लिखेंगे brought out। तो यहां पे लिखेंगे brought out, BROUGHT, brought out every day, brought out EVER every day। तो ये ऐसे रहेगा कि भाई प्रतिदिन बहुत सारी संख्या में, बड़ी मात्रा में न्यूज़पेपर्स प्रकाशित होते हैं। ओके, हुआ याद? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते एक एक चीज याद करते जाइएगा, ध्यान रखना। अभी लास्ट में फिर पूछूंगा मैं, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम लोग बीच में बातें करते रहो और ध्यान दो ही नहीं क्लास का, तो फिर मजा नहीं आएगा। और मैंने बताया ना, नंबर हमें पूरे में से पूरे लाने हैं। ग्रामर 8 नंबर की है तो हमें 8 में से 8 पूरे लाने हैं। हमारा ये जो फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक है 2 नंबर का है, तो हमें 2 में से 2 पूरे लाने, कटना नहीं चाहिए एक भी नंबर, तभी तो मजा आएगा पढ़ाई करने का। आपने इतनी मेहनत करी, मुझे भी खुशी होगी कि हाँ मेरे क्लास के बच्चे बहुत मेहनती थे, उन्होंने इतनी मेहनत करी, तभी 95 पे, 96 पे, 98 पे या 100 आउट ऑफ 100 बच्चे नंबर ला पाए हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है बच्चों पालन पोषण करना, है ना, या लालन पालन करना, लालन पालन करना, लालन पालन करना, ब्रिंग अप। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसका पालन पोषण किसने किया? उसके पेरेंट्स ने किया। और किस तरीके से किया? अच्छे तरीके से किया कि ढंग से नहीं कर पाए, कि उसके दादा ने किया, कि पड़ोसियों ने किया, कि और उसके किसी रिश्तेदार ने किया, कि किसने किया? तो ये है होता है इसका अर्थ ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे एक नाम लिखेंगे हम, चलो राम। एक्चुअली होता क्या है, जो इंग्लिश में ऐसे होते हैं कि नाम कहां से लावें, तो ये फॉर एग्जाम्पल हम राम, श्याम, हरि, सीता, गीता इस प्रकार के नाम काम में लेते हैं समझाने के लिए, राइट। तो राम हैज ब्रॉट अप, राम हैज ब्रॉट अप, है ना, ब्रॉट BROUGHT, ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, राइट। कि भाई उसके दादा ने, उसका राम का पालन पोषण राम के दादा द्वारा किया गया। ओके, ये इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं कि भाई उसका पालन पोषण बड़े ही एक शाही अंदाज में हुआ, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ही वॉज ब्रॉट अप इन प्रिंसली मैनर, ही वॉज ब्रॉट अप। टेंस के अकॉर्डिंग चीजें चेंज तो हो जाएगी, ठीक है। ही वॉज ब्रॉट अप, मैं बोल रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ही वॉज ब्रॉट अप इन प्रिंसली मैनर, राजकुमार की तरह उसका पालन पोषण हुआ। नेक्स्ट है बच्चों अपनी फ्रेजल वर्ब ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना या जन्म देना, बच्चे को जन्म देना, ये ब्रिंग फोर्थ कहलाता है ना। और साथ ही साथ होता है उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो इससे क्या होगा, इससे सफलता पैदा होगी, सफलता उत्पन्न होगी, मतलब हमें सफलता मिलेगी। अगर ज्यादा मेहनत नहीं करी, अगर आप कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा आलसी होता है, जैसे आप तो पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, बट जो नहीं कर रहे हैं, है ना, देख लेंगे एग्जाम में, नहीं होता हमसे तो भाई उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे सफलता नहीं मिलती है क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता पड़ती है, और जो मेहनती बच्चा होता है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। तो हम क्या लिखेंगे कि हार्ड
हार्ड वर्क। अब देखो ये सफलता, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, एक ऐसे हिंदी में अपन बोलते हैं, राइट। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में, इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में जाते हैं, तो इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे ब्रिंग्स फोर्थ। ओके, तो हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ, ये ब्रिंग्स BRINGS, ब्रिंग्स फोर्थ। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये ब्रिंग जो है ना, इसमें एस लगा है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया टेंस के अकॉर्डिंग हर जगह बार बार बता रहा हूं, ये चेंज करनी पड़ेगी वर्ब्स। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे जब कमेंट करो ना, वहां पे लिख देना सर इतने टाइमिंग पर ये सेंटेंस जो आपने बताया वो समझ में नहीं आया, तो मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पे देखो लिखा है कि भाई हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ, क्या सफलता क्या है, तो सफलता नहीं, परिश्रम क्या है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस। हम लिखेंगे यहाँ पे सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस मैंने सफलता। तो कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ये हो गया ब्रिंग फोर्थ, उत्पन्न करना। जन्म देना भी होता है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं एक शब्द का एक ही अर्थ होता हो, बहुत सारे अर्थ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैं आराम से बिल्कुल इजी तरीके से सारी चीजें समझाते हुए बच्चों बता रहा हूं आपको, और आप तय करिए कि जो कुछ भी आपको याद करना है ना, वो अभी याद करिए, इसी क्लास में याद करिए। और या फिर कुछ चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है कि अभी नहीं हो पा रही है, तो आप उसे लिख दीजिए। इससे क्या होगा, लिखने से कि नेक्स्ट आपको जब भी टाइम मिले आप हल्का सा रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना बच्चों, वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज का अगर हम 3 दिन के भीतर पहला रिवीजन अगर कर लेते हैं और दूसरा रिवीजन अगर हम 7 दिन के भीतर कर लेते हैं, तो वो चीजें हमें याद हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है समय से पहले घटित होना। अब क्या समय से पहले घटित होना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक निर्धारित टाइम होता है, जैसे अपना एग्जाम है ना, बोर्ड का, मार्च का एग्जाम, तो मार्च का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम नॉर्मली मार्च महीने में शुरू होता है, बट इस बार फरवरी में शुरू होता है, फरवरी में शुरू हो रहा है ना, तो ये समय से पहले घटित होने जा रहा है। तो इसके लिए हम ब्रिंग फॉरवर्ड का एग्जाम्पल काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से मान लो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का अपना एक निर्धारित टाइम होता है, क्योंकि 5 वर्ष कंप्लीट होते तब होता है, मतलब हर 5 वर्ष के बाद इलेक्शंस होते हैं। बट बाई चांस गवर्नमेंट किसी कारणवश अगर आगे ले आती है ना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कर सकती है गवर्नमेंट, अपने हिसाब से पहले इलेक्शंस करा सकती है, तो उसमें भी आएगा ब्रिंग फॉरवर्ड। तो देखो यहां पे लिखेंगे कि इलेक्शन का लिख देते हैं उदाहरण, ओके, कि द इलेक्शंस brought forward, BROUGHT, brought forward by 3 months, by 4 months, by 6 months, right? By 6 months, 6 महीने पहले इलेक्शन जो है वो करा दिए गए। इसी तरीके से एग्जाम का भी उदाहरण लिख सकते हैं हम, ये जो अपनी बोर्ड के एग्जाम्स है ना, RBSE बोर्ड एग्जाम्स ब्रॉट फॉरवर्ड 15 डेज, 15 दिन पहले करा दिए, ऐसा अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी अगली बच्चों 8वीं फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है उत्पन्न करना, क्रिएट करना, कारण बनना किसी चीज का, मतलब कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं है, बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता है। इसे कार्य कारण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो कोई भी काम जो घटित हो रहा है, कोई भी कार्य जो हो रहा है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डर्ट मतलब गंदगी है ना, डर्ट, तो डर्ट ब्रिंग्स ऑन, हम लिखेंगे ब्रिंग्स ऑन, क्या होता है, गंदगी से क्या फैलता है बच्चों, गंदगी से बीमारियां फैलती है, तो यहां पे लिखेंगे डर्ट ब्रिंग्स ऑन डिजीज, DISEASE, डिजीज। तो भाई गंदगी बीमारियां पैदा करती है, गंदगी बीमारियां उत्पन्न करती है, तो क्या हुआ, ब्रिंग ऑन का मतलब होता है उत्पन्न
करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आवे तो बता देना भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको समझ में तो आना चाहिए, राइट? कमेंट करते रहिएगा और बीच में अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी अगली बच्चों जो ब्रिंग से बनने वाली फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग ओवर। और ब्रिंग ओवर का मतलब होता है पक्ष में करना। मान लीजिए कोई मुद्दा है, उस पे दो पक्ष बन गए, एक उसके पक्ष विपक्ष में हो गया, एक उसके ऑपोजिट हो गया, और अब मान लो उसको पास करवाना। जैसे गवर्नमेंट संसद में या विधानसभा में कोई जब विधेयक लाती है, कोई कानून बनाती है, तो उस पर चर्चा होती है, उस पर वोट पड़ते हैं, पक्ष में कितने पड़े विपक्ष में कितने पड़े, तभी वो पास हो पाता है। अगर मान लो कहीं ऐसी कंडीशन हो कि स्थिति उसके विपक्ष में ज़्यादा है, तो फिर मेंबर्स को पक्ष में किया जाता है ना, उनको पक्ष में लाया जाता है, उनको समझाया जाता है चीजें किसी भी तरीके से, तो वो उसका समर्थन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे होता है, उसे ब्रिंग ओवर कहते हैं, है ना, ब्रिंग ओवर, कि भाई उसको मैंने अपने पक्ष में कर लिया। तो राम, जैसे मान लो राम, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूंगा, राम हैज ब्रॉट ओवर, राम हैज ब्रॉट, BROUGHT, brought over श्याम, brought over श्याम in the matter, है ना, श्याम या फिर on the matter, on the matter, MATTER, मतलब किसी मामले में राम ने श्याम को पक्ष में कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्रॉट ओवर, ब्रिंग ओवर, पक्ष में करना, पाले में करना, अपने पाले में ले आना उसे, समझा करके। नेक्स्ट है बच्चों ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है दबा देना, कुचल देना, समाप्त कर देना। जैसे मान लीजिए हड़ताल हो रही थी, हड़ताल को सरकार ने दबा दिया, उसका दमन कर लिया। अगर कहीं विद्रोह पैदा हुआ, सरकार ने उसे दबा दिया। आतंकवाद, सरकार ने उसे समूल नष्ट कर दिया, दबा दिया। तो इसे कहते हैं दबा देना। दबा देना को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग अंडर, है ना। तो जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, एक उदाहरण लिखा हुआ है, द रिबेल्स वर क्विकली ब्रॉट अंडर। रिबेल का मतलब होता है विद्रोही। जहां कहीं विद्रोह भड़क रहा था, विद्रोहियों को सरकार ने तुरंत दमन कर लिया, उनका दबा दिया। किसी भी प्रकार की अवांछित घटना का दमन कर देना, अवांछित घटना को दबा देना, वो क्या कहलाता है? ब्रिंग अंडर कहलाता है। ठीक है ना, ब्रिंग अंडर। देखो ओवर अंडर, ब्रिंग ओवर, है ना, ओवर और अंडर ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर द हेड, है ना। अंडर मीन्स अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। बट यहां पे जब जुड़ जाते हैं ना तो अलग अर्थ निकलता है। ब्रिंग अंडर का मतलब, ब्रिंग ओवर का मतलब होता है पक्ष में करना, ब्रिंग ओवर उस मामले में उसे समझा के, और ब्रिंग अंडर दमन करना, नीचे समाप्त कर देना, है ना। थोड़ा सा कोई न कोई को रिलेट करो किसी चीज से तो इजीली समझ में आ जाएगा चीजें। वैसे क्योंकि रटने से कितना रटोगे आप, और रटी हुई चीजें ज्यादा याद भी नहीं रहती, भूल जाते हैं। तो उनको रिलेट करो, को रिलेट करो, किसी चीज से जोड़ो ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों ये कंप्लीट कोर्स अगर आप इंग्लिश का प्राप्त करना चाहते हो, मैं बता देता हूं, तो अपना ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, और ये ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और या फिर आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हाय हेलो कुछ भी लिख करके, तो हमारे सारे जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। कौन सा लिंक मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, हमारे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, हमारे कोर्सेज का, प्लेलिस्ट का, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। आप एक एक करके सारी चीजों को देख सकते हैं। ले जाना, ओके, तो आपको याद हो गया, कैरी अवे यानी दूसरे स्थान पे ले जाना। नेक्स्ट है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? कि कैरी ऑफ का मतलब होता है किसी को बलपूर्वक उठा के ले जाना, और मतलब दूसरे स्थान पे। ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, यहाँ पे जबरदस्ती, कैरी ऑफ। अब देखो जैसे एग्जांपल है कि द एबडक्टर्स कैरिड हिम ऑफ, मतलब जो अपहरणकर्ता है ना, किसी को पकड़ करके जबरदस्ती ले गए, तो वो होता है कैरी ऑफ, यानी कि जबरदस्ती किसी को ले जाना, जबरदस्ती ले जाना, बहकावे में डाल के किसी को ले जाना, है ना, वो भी इसमें आएगा। तो
कैरी ऑफ का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती या फिर किसी को बहका के ले जाना। नेक्स्ट होता है, या इसका जो है ना, ये जो कैरी ऑफ है ना, इसका मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे जो कैरी डबल एफ है, ध्यान रखना, इसका एक कैरी ऑफ भी होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे, कैरी ऑफ, ओके। और एक होता है कैरी डबल ऑफ, ओ डबल एफ, कैरी ऑफ, तो इसका मतलब किल भी होता है, मारना भी होता है। क्या है कि जैसे मलेरिया कैरिड ऑफ 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, या 1/2 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, या 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। मतलब कैरिड ऑफ का मतलब होता है के कारण मृत्यु होना। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना ने देखो कितने सारे लोगों को खत्म कर दिया, तो मलेरिया की जगह अपन कोरोना भी लिख सकते हैं, है ना। तो कोरोना भी अपन कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप करेंगे जैसे कोरोना कैरिड ऑफ 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, या 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो ये कैरी ऑफ का मतलब होता है किल करना, ठीक है, कैरी ऑफ यानी मारना या मृत्यु का कारण बनना। नेक्स्ट है कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन जारी रखना। आप कोई काम कर रहे हो, आपको कि चलो इसको कल करेंगे, तो कहना नहीं कैरी ऑन जारी रखिए, चलने दीजिए, ठीक है। तो कैरी ऑन मीन्स क्या होता है, जारी रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। जैसे प्रत्येक स्टूडेंट को अपने टीचर्स के निर्देशों का पालन करना चाहिए, या फिर प्रत्येक बच्चे को अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो कैरी आउट मीन्स क्या होता है, पालन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स should carry out, या फिर स्टूडेंट कैरी आउट their teachers, CHER, है ना, their teachers। आगे समझ में, पालन करना, कैरी आउट। नेक्स्ट होता है कैरी थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक पूरा करना या फिर सहारा देना। अब मान लीजिए कोई बच्चा वीक है, कमजोर है ना, लेकिन अगर वो लगातार प्रयास करता है, लगातार अगर वो कंटिन्यूस मेहनत करता है, तो वो उसकी कंटिन्यूस मेहनत जो है, कंटिन्यूस उसका जो हार्डवर्क है, वो उसे सहारा देगा, वो उसे क्या करेगा, वो उसे कैरी थ्रू करेगा, आगे तक ले जाने में, अंतिम गंतव्य स्थान तक ले जाने में उसकी मदद करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम लिखेंगे कि ही इज नॉट टैलेंटेड बॉय। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लिख देते हैं कैरी थ्रू, ये कैसे मिट गया, CA कैरी THRO, ठीक है, कैरी थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ही इज नॉट talented, but his hard work carried him through examination, एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होता है, सफलतापूर्वक पूरा करना या सहारा देना। आगे बढ़ते हैं अगला। अब ये तो होगी कैरी की, तो होगी कंप्लीट। अब है कम से बनने वाली सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स हम अब पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट पहला है कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। कम अबाउट का मतलब होता है बच्चों घटित होना। कोई भी घटना घटित हुई ना, तो क्या भाई ये कैसे हुआ, है ना, अपन कहते हैं ये कैसे हुआ, तो हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ।
यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ, ठीक है। तो कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। नेक्स्ट होता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, है ना। कम अक्रॉस मतलब अचानक से मिलना, अचानक से मिलना। याद कर लेना बेटा, याद नहीं करा तो रह जाएगा ये सारी चीजें। अचानक से मिलना, जैसे आप लोग मार्केट जा रहे थे और बीच में आपका कोई पुराना मित्र मिल गया, आप लोग कहीं शादी फंक्शन ब्याह में गए और वहां पे आपको कोई अपना पुराना परिचित मिल गया, तो ऐसे अचानक से मिलना, ठीक है, वो हो जाएगा कम अक्रॉस। नेक्स्ट होता है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। कम बाय का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। मतलब जैसे मेहनत करके कोई चीज अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो होता है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट होता है कम इन फॉर। कम इन फॉर का मतलब होता है रिसीव, ये भी प्राप्त करना, बट ये प्राप्त करना अलग होता है। वहां तो क्या होता है, जैसे मेहनत करके प्राप्त करना, यहाँ पे तो मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा आपको। कम बाय कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पर अचानक से क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई चीज ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक से आपको कोई चीज मिल गई, संयोग से मिल गई कोई चीज, ठीक है, तो ऐसे प्राप्त करना। तो ये कम इन फॉर का मतलब होता है कुछ चीज ढूंढते ढूंढते, कई बार ये होता है घर में कोई चीज हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो जो ढूंढते हैं वो तो नहीं मिले, लेकिन अचानक से कोई दूसरी चीज मिल जाए तो वो हो जाएगा कम इन फॉर। नेक्स्ट होता है बच्चों कम इनटू। कम इनटू का मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त करना, इसका भी अर्थ है प्राप्त करना, बट ये कैसे प्राप्त करना, उत्तराधिकार में। जैसे पिता के बाद पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती है, पुत्र के बाद फिर पौत्र को संपत्ति प्राप्त होती है, तो ये उत्तराधिकार में प्राप्त होना, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कम इनटू कहते हैं। नेक्स्ट होता है, अब यहां पे देखो कम इनटू है ना, इसको अगर हम अलग अलग वर्ड्स के रूप में यूज करेंगे तो इसका अर्थ होता है मतलब बाहर से अंदर आना। कम इनटू का मतलब ये भी होता है, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है उत्तराधिकार में प्राप्त करना। नेक्स्ट है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है किसी अच्छे परिवार से संबंध रखना, किसी बड़े परिवार से संबंध रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें कि भाई पंडित नेहरू केम ऑफ रॉयल फैमिली, या ही राम श्याम हरि, कुछ भी आप ले सकते हो कि भाई वो तो बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो कम ऑफ, ओ एफ ध्यान रखना, सिंगल ऑफ है। और अगर कम ऑफ है डबल ऑफ, कम ऑफ तो घटित होना, कोई भी घटना घटित हो गई तो कम ऑफ यानी घटित होना, और कम ऑफ, इसको ऑफ बोलते हैं ना, इसको ऑफ, इसका उच्चारण रहता है ऑफ, कम ऑफ। तो कम ऑफ मीन्स किसी अच्छे परिवार से संबंध रखना, और कम ऑफ डबल ओ डबल एफ, ऑफ यानी घटित होना। नेक्स्ट देखो अगला है कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। कोई व्यक्ति अगर लंबे टाइम से बीमार था और धीरे धीरे वो रिकवर हो गया तो वो हो जाएगा कम राउंड, या फिर इसे होश में लाना भी कहते हैं। कोई व्यक्ति बेहोश हो गया तो उसे कम राउंड मैंने होश में लाना। तो कम राउंड यानी बीमारी से ठीक होना, कम राउंड मैंने होश में लाना, क्योंकि कहीं एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, है ना। अपन जितना हो सके उतना ज्यादा याद करें। एग्जाम में क्यों अपन सेंटेंस मिलेगा, कैसी कंडीशन रहेगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वहां पे फिलअप करना पड़ेगा, है ना। ब्लैंक मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा। अभी हम अभ्यास करेंगे तो आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सारी बिल्कुल दूर हो जाएगी, और निश्चित रूप से आपको भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम इसे कर लेंगे एग्जाम में। तो कम राउंड का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। नेक्स्ट है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम निकलना। आपने कोई काम किया था, उसका परिणाम आया तो वो कम आउट होता है, कम आउट होता है। जैसे ही केम आउट फर्स्ट इन द 12th एग्जाम, है ना, वो जैसे 12वीं के एग्जाम में फर्स्ट आया, तो ये 12th एग्जाम, तो वो ये इसको हम कहेंगे कम आउट, परिणाम निकलना, रिजल्ट निकलना, है ना। ओके। नेक्स्ट है कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है बार बार किसी स्थान पर आना, या फिर वहां से आना और जाना, यानी गुजरना। अब कोई व्यक्ति जैसे कह सकता है कि तुम आजकल इधर से क्यों गुजर रहे हो, बार बार क्यों आ रहे हो जा रहे हो यहाँ से, तो कम ओवर मतलब मंडराना। वहां पे इसे हम ये कह सकते हैं पास से गुजरना या मंडराना, पास से गुजरना या पर कहीं मंडराना, कहीं पर, है ना, मंडराना, किसी के घर के आसपास मंडराना। तो ये कहता, इसे कहते हैं हम कम ओवर। नेक्स्ट देखो अगला है
कम टू का मतलब होता है मूल्य किसी चीज के बराबर होना। जैसे भाई कोई आपने कोई चीज ली, कोई आपने हार लिया, जैसे नेकलेस लिया, राइट, तो नेकलेस कि भाई ये नेकलेस कितने का है, तो कहना ये नेकलेस तो 5,000 रुपए का है, 500 रुपए का है। आपने और कोई आइटम ले ली, कोई पेन ले लिया, कोई मोबाइल ले लिया कि भाई ये मोबाइल कितने का है, कि ये 50,000 का है, ये लाख रुपए का है, ये 1.5 लाख रुपए का है। ठीक है, तो ये कम टू होता है कि द प्राइस ऑफ द नेकलेस केम टू 500 रुपीज, कि इसकी कीमत 500 रुपए लगी। कोई भी चीज आप लेते हो तो कीमत होना है ना, के बराबर होना, किसके बराबर होना। नेक्स्ट होता है कम अप, प्रश्न उठना, प्रश्न उठना, कम अप का मतलब होता है प्रश्न उठना। और एक और होता है कम अप टू, किसी की आशाओं पर खरा उतरना। अब प्रश्न उठना देखो, यहाँ पे देखो कम अप का मतलब जैसे कोई मीटिंग थी, कोई मीटिंग चल रही और अचानक से कोई नया प्रश्न उठ गया वहां पे, है ना, तो वो होता है कम अप, प्रश्न उठना। और केम अप टू का मतलब होता है किसी की आशाओं पर खरा उतरना। जैसे मान लीजिए आप लोग मेहनत तो कर रहे हो, अगर कोई बच्चा नहीं करे, अगर वो कोई किसी बच्चे ने ढंग से मेहनत नहीं करी, तो वो अपने पेरेंट्स की जो आशा है, उनके टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उस पर खरा नहीं उतरेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कम अप टू का मतलब होता है किसी की एक्सपेक्टेशंस पर आपको खरा उतरना। नेक्स्ट देखो, अगला है केम अपॉन का मतलब होता है संयोग से मिलना। गेट अबाउट का मतलब होता है बच्चों चलना। यहां पे आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति काफी टाइम से अगर बीमार था, बिस्तर में लेटा था और अब रिकवर हो गया, और रिकवर होकर के अगर चलने की स्थिति में हो गया, तो हम वहां पे कहेंगे कि आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस राम गेट अबाउट। अब राम जो है वो चलने की स्थिति में है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है गेट अबाउट का मतलब होता है चलना, लंबी बीमारी के बाद अब ठीक है और वो चल सकता है। नेक्स्ट है दूसरा गेट अलोंग का मतलब होता है घुल मिल करके रहना। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति है ना, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और आराम से उनके साथ रह पाते हैं। तो उस समय फिर हम कह सकते हैं कि ही कैन गेट अलोंग विथ एनीबॉडी, है ना, वो किसी के साथ भी घुल मिल सकता है, किसी के साथ भी आराम से रह सकता है। तो गेट अलोंग का मतलब होता है घुल मिल करके रहना। आप लोग बस याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में रिक्त स्थान मिलेगा, वहां पे 2 फ्रेजल वर्ब मिलेगी, 2 में से कोई एक आपको भरनी है। अगर इसका अर्थ आपको पता है तो इजीली आप भर लोगे। नेक्स्ट है हमारी तीसरी गेट एट का मतलब होता है पहुंचना, किसी स्थान पर पहुंचना, टाइमली पहुंचना। जैसे मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है ना, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आई हैव टू गेट एट द एग्जामिनेशन हॉल बाय 8 o'clock। अगर 8:30 बजे एग्जाम शुरू होता है तो 8 बजे तक आपको पहुंचना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट एट द एग्जामिनेशन हॉल, मुझे परीक्षा स्थल तक, परीक्षा भवन तक पहुंचना है। नेक्स्ट है गेट अवे का मतलब होता है बचना, बच निकलना। मतलब आप जैसे अगर हम बात करें इन दिनों की, तो वो ये जो टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी से कोई नहीं बच सकता। तो अब हम कह सकते हैं इट इज हार्ड टू गेट अवे टेक्नोलॉजी, कि भाई टेक्नोलॉजी से हम नहीं बच सकते, राइट। या फिर अगर कोई ऐसी बुरी चीज भी हो, उससे भी बचना, है ना, जैसे किसी चीज की हैबिट पड़ जाना, आदी हो जाना किसी चीज का, उससे बचना, तो वो भी आएगा गेट अवे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बच्चों गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। गेट ऑन, दिनों दिन आगे बढ़ते रहना, है ना। जैसे वर्क हार्ड टू गेट ऑन, मतलब कठिन मेहनत करिए आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए, तो प्रगति करना, गेट ऑन। नेक्स्ट है गेट ऑन विथ, मित्रता पूर्वक रहना, किसी के साथ भी आराम से जो है वो एडजस्ट कर लेना एक दूसरे के साथ में। तो हम यहाँ पे कहेंगे गेट ऑन विथ। गेट ऑन का मतलब तो होता है प्रगति करना, आगे बढ़ना, बट गेट ऑन विथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ में अच्छी तालमेल बिठा लेना, मित्रता पूर्वक उसके साथ रह लेना, यह होता है गेट ऑन विथ। नेक्स्ट है गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना, किसी गलत हैबिट में, किसी गलत आदत में, किसी बुराई में, किसी झगड़े में, इस प्रकार की चीजों में फंस जाना, दैट इज कॉल्ड गेट इनटू। उसे हम क्या कहेंगे, गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना।
नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है स्वस्थ होना, लंबी बीमारी के बाद में फिर से रिकवर होना, ठीक हो जाना, है ना, स्वस्थ होना। एंड गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पास होना है तो उसके लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड टू गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन, मतलब अपने एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, वर्क हार्ड वर्क करिए एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। जैसे अपनी हैबिट होनी चाहिए कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की हैबिट होनी चाहिए, तो गेट अप का मतलब होता है उठना। नेक्स्ट गेट बाय, प्रयास पूर्वक प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना और मेहनत करके उस चीज को प्राप्त कर लेना, गेट बाय कहलाता है। नेक्स्ट है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है उतरना, नीचे उतरना, है ना। जैसे मान लो बस है, बस से नीचे उतरना, कोई भी व्हीकल है उससे नीचे उतरना, ओके, गेट डाउन। एंड गेट इन का मतलब, अब गेट डाउन का मतलब उतरना होता है, गेट इन का मतलब होता है अंदर चढ़ना, बस में चढ़ना, है ना, किसी भी चीज में, ट्रेन में चढ़ना, गेट इन चढ़ना। नेक्स्ट होता है गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है किसी को हटा लेना। जैसे अगर कोई जैसे एक टीचर नाराज हो गए, बच्चों का ना गेट आउट ऑफ दिस क्लास, मतलब इस क्लास से हट जाइए, यहाँ से निकल जाइए बाहर, तो गेट आउट। गेट आउट मीन्स उसको वहां से हटा देना। नेक्स्ट है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठा है तो घोड़े से नीचे उतरना, गेट ऑफ, ओके। एंड अगला है गेट टू। ये भी होता है पहुंचना, किस स्थान पर पहुंचना। जैसे फॉर एग्जांपल कल मान लो रिपब्लिक डे था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो आप टाइमली नहीं पहुंच पाए, है ना, भीड़ की वजह से, तो आप कह सकते हैं आई कांट गेट टू माई डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ हैवी क्राउड, भारी भीड़ की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। तो पुट ऑफ है, पुट आउट है, पुट अप है, पुट अवे, पुट डाउन, पुट इन, पुट बाय, पुट इनटू, पुट ऑन, पुट अप विथ एंड पुट फोर्थ। ये है 11 फ्रेजल वर्ब्स पुट से स्टार्ट होने वाली। आइए एक एक करके सारी देख लेते हैं। सबसे पहला है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, या पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। तो देखो कि पहले हम इसका देखेंगे। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, और पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना भी, ठीक है ना। उतारना मतलब जैसे जूते उतारना, कपड़े उतारना आदि। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उतारना, उतारना। जैसे अपन मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं तो वहां पे मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम जूते बाहर खोल के जाते हैं, राइट। तो इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ही पुट ऑफ ही शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। उसने मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते मंदिर के बाहर खोल दिए। तो यहाँ पे हम पुट ऑफ करेंगे। परमानेंटली याद रखना, पुट ऑफ का मतलब होता है उतार देना, जैसे जूते मंदिर में प्रवेश करने से पहले। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पे देखो, इसका मतलब होता है स्थगित कर देना। पुट ऑफ का मतलब स्थगित, जैसे कोई मीटिंग चल रही थी हमने स्थगित कर दी, है ना। कोई भी काम अगर हम नया फंक्शन शुरू करने जा रहे थे हमने उसको स्थगित कर दिया। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। या फिर कोई मैच हो रहा था, फॉर एग्जांपल जैसे कि द क्रिकेट मैच वाज पुट ऑफ, क्रिकेट का मैच स्थगित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण क्रिकेट का मैच जो है वो पुट ऑफ कर दिया गया। मतलब जब आप हिंदी में जब सेंटेंस बोलते हो ना, तो वहां पे बीच में इंग्लिश के ऐसे शब्द घुसेड़ दिया करो, जैसे फ्रेजल वर्ब कि भाई आज क्रिकेट का मैच पुट ऑफ कर दिया। अगर नहीं भी खेलते हो तो ऐसे भी 2-4 बार आप बोल दोगे ना दिन में, तो आपको याद हो जाएगा। आपको यहां ऐसे करना है कि भाई जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो हमारे शूज पुट ऑफ कर देना चाहिए हमें। मतलब पुट ऑफ का मतलब निकाल देने चाहिए, पुट ऑफ का मतलब स्थगित कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर याद करते हो तो परमानेंटली आपको ये फ्रेजल वर्ब्स याद हो जाएगी, बिल्कुल भी आप नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरी फ्रेजल वर्ब की तरफ, और पुट से बनने वाली दूसरी है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बच्चों आग बुझाना। जैसे कई बार आग लग जाती है, फिर वहां पे वो फायर ब्रिगेड आती है और फिर उस आग को काबू पाया जाता है, उस आग पे काबू पाया जाता है। आग बुझाना या आग पे काबू पाना, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि आग पर काबू पाना, आग पर काबू पाना, राइट। अब देखो, अब यहां पे पहला है कि इट इज टाइम।
पहली सेंटेंस है इट इज टाइम टू पुट आउट द लाइट एंड गो टू स्लीप। अब फॉर एग्जांपल नाइट में आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक पढ़ाई करते हो, तो उस समय जब आप सोने जाते हो तो आप ये कह सकते हो देखो भाई अब सोने का समय हो गया, लाइट बुझाओ और सो जाओ। तो हम ये कहेंगे इट इज टाइम टू पुट आउट द लाइट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, लाइट बुझा देना, ठीक है। तो पुट आउट द लाइट, पुट आउट द लाइट एंड गो टू स्लीप। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दूसरा है रमेश पुट आउट द लैम्प एंड वेंट टू स्लीप एंड वेंट टू बेड। एक ही बात है, स्लीप बेड एक ही बात है। तो यहां पे पुट आउट का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे स्विच की लाइट को ऑफ करना, बुझा देना, पुट आउट। अगला नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, अगले हमारे फ्रेजल वर्ब है वो थर्ड है, वो है कि पुट अप। पुट अप का मतलब होता है ऊपर करना या प्रस्तुत करना। पुट अप फॉर एग्जांपल जैसे मीटिंग के सामने कोई मामला पुट अप कर दिया हमने, कोई जो है वो उनके सामने प्रस्तुत कर दिया कोई मैटर, तो वो पुट अप कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि द मैटर वॉज पुट अप बिफोर द कमिटी, कि भाई वो मैटर जो है, कोई भी मैटर मान लो अगर ऐसी कोई बात है तो उसको कमिटी के सामने पुट अप किया गया। तो ऐसे है ना, कमिटी के सामने प्रस्तुत किया गया मत बोलिए, बोलिए कमिटी के सामने उसे पुट अप किया गया। फिर मन ही मन दो बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिए, पुट, है ना। आप रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। अगला है देखो कि वेयर आर यू पुटिंग अप दीज डेज। अब इसका एक अर्थ होता है, पुटअप का मतलब होता है रहना, ठहरना। भाई आजकल कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं देते, तो आजकल कहाँ रहते हो, पुट अप, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस के हिसाब से फिर वर्ब जो है वो चेंज होती है। ये हमने पहले दिन जब पढ़ी थी, स्टार्ट किया था फ्रेजल वर्ब, उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि जैसे सिचुएशन, जैसा टेंस होगा, जैसा टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जो फ्रेजल वर्ब है उसका जो पहला वाला भाग है उससे हमें बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेंस और टाइम। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि वेयर आर यू पुटिंग अप दीज डेज। यहाँ पे पुटिंग अप का मतलब होता है लोज, LODG, लोज मैंने रहना, कि भाई आजकल कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते, तो आजकल कहाँ पुटअप करते हो, ठीक है। तो पुटअप का मतलब क्या होता है, किसी कमेटी के सामने कोई मैटर रख देना, तो पुट अप मतलब प्रस्तुत करना और पुट अप मतलब रहना। नेक्स्ट है अगली फ्रेजल वर्ब है देखो कि पुट अवे। अगली फ्रेजल वर्ब क्या है, पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है उचित स्थान पर रख देना। कोई भी चीज घर में व्यवस्थित तरीके से रखना, या फिर कहीं पर भी कोई भी चीज व्यवस्थित तरीके से रखना, उसे कहते हैं पुट अवे, है ना। कोई भी जैसे भाई ये बुक को पुट अवे कर दो वहां पे, है ना, ऐसे बुक को वहां पे पुट अवे कर दो, मतलब बुक को व्यवस्थित तरीके से वहां पे रख दो, उचित स्थान पर, जिसका जहां स्थान हो वहां पे रख दिया करो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कि द लाइब्रेरियन पुट अवे द बुक्स एंड वेंट होम। तो पुट अवे का मतलब क्या होता है, किताबों को उचित स्थान पर रख दिया और घर चले गए। नेक्स्ट अगली फ्रेजल वर्ब है बच्चों, अगली फ्रेजल वर्ब है देखो पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है दबाना। पुट डाउन का मतलब दबाना, जैसे कोई विद्रोह भड़का या फिर कहीं कोई दंगा भड़का, तो ऐसों को दबाना, वहां पे कहते हैं पुट डाउन। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे पहला सेंटेंस है कि द पुलिस यूज्ड टीयर गैस। आपको पता है ना आंसू गैस होती है, कई बार पुलिस आंसू गैस छोड़ती है किसी उपद्रव को दबाने के लिए। तो टीयर गैस टू पुट द रायोट डाउन, मतलब दंगा भड़क गया। रायोट का मतलब होता है दंगा। तो दंगे को शांत करने के लिए, दंगे को दबाने के लिए पुलिस ने क्या यूज किया, पुलिस ने जो है वो टीयर गैस, है ना, पुलिस ने टीयर गैस का यूज किया। तो यूज करने को क्या कहते हैं, पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है किसी को दबा लेना, विद्रोह आदि को दबा लेना। नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा है कि द आर्मी पुट डाउन द रायट्स। आर्मी ने उस दंगे को दबा दिया, कोई दंगा, तो वहां पे दबाना होता है। इस प्रकार की कोई अवांछित जो घटनाएं होती है, उन चीजों को जब सेना के द्वारा, मतलब दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके, फौज के द्वारा, सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा जबरदस्ती जो दबाया जाता है, वहां पे हम करते हैं बच्चों पुट डाउन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली फ्रेजल वर्ब है पुट इन। पुट इन का मतलब होता है व्यवसाय आदि में धन लगाना, ठीक है ना। पुट इन का मतलब होता है व्यवसाय आदि में धन लगाना, या पुट इन का मतलब होता है कहीं पर कोई चीज लगाना। जैसे अपन ग्रामर पढ़ते हैं कि भाई इसके आगे ये लगाना, इसके आगे वो लगाना। अगर हिंदी है तो जैसे प्रत्यय लगाना, उपसर्ग लगाना, प्रत्यय लगाना, आदि आदि। इंग्लिश में जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो हम आर्टिकल लगाते हैं, जैसे ए एंड द, कहाँ पे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, नाउन के आगे क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, ये सारी चीजें। तो वहां पे भी होता है लगाना, या फिर परिश्रम लगाना, या कोई चीज
चीज लगाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए पहला है पुट इन का मतलब होता है ना, पुट मैंने रखना, इन मैंने मतलब कहाँ पे किसी स्थान पर, तो पुट इन मतलब लगाना, ऐसे समझिए। डोंट पुट इन एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन, मतलब कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, आर्टिकल वहां पे नहीं लगाया जाता है। तो पुट इन आर्टिकल मतलब होता है ना ए एंड द, जो आर्टिकल अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो भाई ऐसा है कि पुट इन माने लगाना, तो डोंट पुट इन है ना, वहां पे आर्टिकल मत लगाइए। दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे कि राजेश पुट इन ₹20,000 इन बिजनेस, राजेश ने अपने व्यापार में 20,000 रुपए लगाए। तो ऐसे इन्वेस्ट करना, मनी इन्वेस्ट करना, व्यापार में लगाना, उसको भी हम कहते हैं पुट इन। और यहां पे किसी स्थान विशेष पे किसी चीज को लगाना भी क्या कहलाता है, पुट इन। बच्चों ये जो हम लगातार पढ़ रहे हैं ना फ्रेजल वर्ब्स हैं, उसके बाद हमने देखो कल की जो हमारी क्लास रही थी उसमें हमने कंजंक्शंस किए थे। और तो ये फ्रेजल वर्ब जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार फिर से हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे, कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे। आपके 12th क्लास की बुक्स हमने पहले ही पढ़ रखी है, समरी हम जरूर आपको करवाएंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, और मॉडल पेपर्स भी अपन कंप्लीट करेंगे। जो मॉडल पेपर्स हैं उसका अभ्यास हम करने वाले हैं, ठीक है। और कंप्लीटली 10-10 मॉडल पेपर जैसे उसके जो अपने डेस्क वर्क है वो भी करेंगे, और इसी तरीके से जो नए नए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ये हमारे जो क्लासेस है ना, ये एवरीडे में इसकी टाइमिंग फिक्स है कि जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 5:30 बजे हिंदी कंपलसरी की क्लास मिलती है। उस हिंदी कंपलसरी की क्लास में हम अभी फिलहाल पत्र एवं प्रारूप लेखन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने किया था अर्धशासकीय पत्र, और बहुत बेस्ट तरीके से मैंने समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप लोग उसे देखिएगा। एवरीडे ग्रामर का एक एक टॉपिक हम कवर करते हैं, साथ ही साथ हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चलती है 2000 प्रश्नों की, उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये तो 2 मॉर्निंग वाली क्लास, हिंदी कंपलसरी 5:30 बजे और इंग्लिश की क्लास 7 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी शाम की क्लास में आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट अपनी फ्रेजल वर्ब है पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है बचाना, सेव करके रखना। सेव करते मतलब कि आने वाला कठिन समय के लिए हमें धन संग्रह करके रखना चाहिए, है ना, मतलब बचत हमें करनी चाहिए, हमें बचत करना चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे लिखा हुआ है कि गीता पुट्स बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स का मतलब होता है कठिन समय। भाई आने वाले कठिन समय के लिए हमें कुछ बचा करके रखना चाहिए, ताकि हमें किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो पुट बाय का मतलब क्या होता है, बचा कर रखना। अब चूंकि टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे एस लगा है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस आपको जो वर्ब है वो तो बदलनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुट बाय के बाद में नेक्स्ट बच्चों है पुट इनटू। पुट इनटू का मतलब होता है ड्रैग इनटू, घसीटना, किसी मैटर में किसी को घसीट लेना। तो कोई कहता भाई मेरे को इसमें मत घसीटो, ये आपका आपसी मामला है। तो देखो क्या है कि डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट, कि भाई तुम्हारे इस तर्क वितर्क में मुझे मत ले जाओ, तुम्हारे इस तर्क वितर्क में मुझे मत घसीटो। तो पुट इनटू का मतलब होता है किसी मैटर में किसी को घसीटना, या किसी को कोर्ट में घसीटना। मान लो किसी मैटर में तो उसको कोर्ट में ले जाया गया, या कहीं पर कोर्ट कचहरी आदि में किसी को घसीटते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पुट इनटू। नेक्स्ट है बच्चों, अगली फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है टू ड्रेस, यानी वस्त्र पहनना, है ना, कपड़े पहनना, वस्त्र पहनना। अब देखो पुट ऑफ मतलब उतारना, और पुट ऑन मतलब पहनना, ओके। तो अगला तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है कि पुट ऑन, तो है ना, एक एग्जांपल देखते हैं। ही पुट ऑन हिज न्यू क्लॉथ्स एंड अकम्पनीड मी टू द फेयर। उसने अपने नए कपड़े पहने और मेरे साथ साथ जो है वो मेले में आया। याद करो जब हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, फ्रेंच जब स्कूल गया तो उसने देखा कि जो एम हैमेल है उन्होंने एक नई ड्रेस पहनी थी। तो वहां पे कौन सी फ्रेजल वर्ब लगी हुई है, आप जाके वहां पे देखना। तो ये रहेगा बच्चों, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ही पुट ऑन द न्यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली। दिवाली पर उसने नए कपड़े पहने। तो ऐसे विशेष अवसरों पर, किसी शादी समारोह में, यहाँ पर जैसे भी नए कपड़े पहनते हैं तो कहलाता है पुट ऑन। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, शूज पहनना पुट ऑन, कपड़े पहनना पुट ऑन, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है बच्चों 10वीं फ्रेजल वर्ब है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ तालमेल बिठा लेना, सहन कर लेना, किसी व्यक्ति को सहन कर लेना। आपने देखा होगा कई बार ऐसी
कंडीशन बनती है कि हम किसी व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते, जो भी कारण रहो, ज़्यादा बोलना हो या उसका बिहेवियर ठीक नहीं हो या कोई भी, तब हम कहते हैं भाई इसके साथ तो नहीं बैठेगी, इसको तो हम सहन नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तो मैं सहन नहीं कर सकते, डायरेक्ट कई बार उसको कह देते हैं। तो यह क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे कि यू विल हैव टू पुट अप विथ मी, भाई आपको मुझे तब तक तो सहन करना पड़ेगा, टिल माई आंट कम्स बैक फ्रॉम मार्केट, जब तक कि मेरी आंट, मेरी चाची मार्केट से लौट नहीं आती। तो पुट अप विथ मतलब किसी व्यक्ति को, और विथ के बाद हमेशा जो है वो यहाँ पे नाउन आएगा, कोई व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा जरूर, किसी व्यक्ति को सहन करना। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, आई कांट पुट अप विथ दीज इंसल्ट्स, भाई ये इस प्रकार की बेइज्जती मैं सहन नहीं कर सकता, है ना। आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस प्रकार की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सहन करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है बच्चों अगली और अंतिम है, ये पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है, वो अंतिम है, क्या है, पुट फोर्थ। इसका मतलब होता है निकालना। क्या निकालना, जैसे ट्रीज जो होती है ना, जो पेड़ होते हैं, तो पेड़ पे क्या होता है बच्चों, जैसे अभी का जो समय है, अभी नए कोंपल आएंगे, मतलब पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं। तो कब आता है, जब बसंत का मौसम आता है। तो देखो कि ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम में, बसंत की ऋतु में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी नई पत्तियां निकालते हैं, पुरानी को झड़ा देते हैं। जब पतझड़ आता है, ऑटम गया पत्तियां झड़ी, और फिर आता है स्प्रिंग, बसंत, नई पत्तियां, नए कौंपले निकलते हैं। इसका दूसरा अर्थ होता है प्रयोग में लाना, जैसे ही पुट फोर्थ हिज बेस्ट एफर्ट्स टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट, तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे उद्देश्य है, तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, उसने अपने बेस्ट एफर्ट लगा दिए, उसने अपने बेस्ट एफर्ट मतलब बहुत बेस्ट अपना जो लगाना था वो लगा दिया। अब जैसे मान लीजिए आपको अपना एग्जाम आगे आ रहे हैं, तो अपने एग्जाम्स में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अपना सब कुछ लगा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है आपको पुट फोर्थ कर देना है, अपनी जितनी भी प्रयास है, जितनी मेहनत है, वो आपको पुट फोर्थ कर देनी है। टर्न जो है, वैसे टर्न का मतलब होता है मुड़ना, टर्न का मतलब होता है घूमना, लेकिन इससे जो फ्रेजल वर्ब्स बनेगी तो उनका सबका अपना अपना अलग मीनिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहली फ्रेजल वर्ब है टर्न अवे। अब टर्न अवे का मतलब होता है वापस भेजना, है ना, टर्न अवे करना, टर्न अवे मतलब वापस भेजना कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि ही हैज टर्न अवे 3 एप्लीकेशंस, उसने 3 एप्लीकेशन लौटा दी, है ना, वापस कर दी। तो इस तरीके से आप करेंगे टर्न अवे। अब है ना, इनको आप डेली लाइफ में यूज करिए इन वर्ड्स को, तभी याद हो पाएंगे, बाकी रटने से चीजें याद नहीं होती है। अब आप सोचिए कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आवर प्रिंसिपल टर्न अवे 3 एप्लीकेशंस, आवर प्रिंसिपल टर्न अवे माय एप्लीकेशन। तो ऐसे करके आप कैसे कैसे घुमा फिरा के नए नए सेंटेंस बना के उन्हें यूज करिए। तो मैं आशा करता हूं टर्न अवे तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा सेंटेंस। टर्न अवे का मतलब होता है वापस भेज देना। नेक्स्ट दूसरी फ्रेजल वर्ब है, बच्चों टर्न से बनने वाली टर्न डाउन। अब देखो टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, है ना, टर्न डाउन करना, अस्वीकार करना, रिजेक्ट कर देना। क्या रिजेक्ट कर देना? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखेंगे कि सी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रेवलिंग टुगेदर। अब कि उसने रिक्वेस्ट करी कि चलो साथ साथ में यात्रा करते हैं, बट उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया, उसने टर्न डाउन कर दिया। तो सी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। अब टर्न जो है ना, टेंस के हिसाब से हमने यहाँ पे पास्ट टेंस किया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर दी, राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर दी है, ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से आपको चेंज करना है। तो टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार करना या फिर अस्वीकार करना। तो किसी रिक्वेस्ट को, किसी प्रपोजल को जो है वो रिजेक्ट कर देना टर्न डाउन कहलाता है। नेक्स्ट है थर्ड जो फ्रेजल वर्ब है टर्न से बनने वाली, ये है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है खेलना या निर्भर रहना। टर्न ऑन डिपेंड रहना किसी पे, किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर। फॉर एग्जाम्पल पहला है कि डोंट टर्न ऑन द टैप सो फ्रीक्वेंटली, है ना, डोंट टर्न ऑन द टैप सो फ्रीक्वेंटली। और नेक्स्ट है द स्टोरी, दूसरा सेंटेंस वो क्या है? द स्टोरी टर्न्स ऑन द हीरोज डिसीजन टू टेक द जॉब।
तो टर्न ऑन का मतलब क्या होता है, निर्भर रहना। नेक्स्ट है, अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, बंद करना। जैसे मान लीजिए नल अगर चालू है, पानी का नल जो होता है ना, उसको ऑन करना मतलब चालू करना, और ऑफ करना मैंने बंद करना। स्विच अगर मान लो लाइट का है तो उसे टर्न ऑन करना मतलब स्टार्ट चालू करना, टर्न ऑफ यानी बंद करना। इसी तरीके से रेडियो है जैसे कि, तो रेडियो को भी टर्न ऑफ टर्न ऑन किया जाता है, ठीक है। मतलब जिसको घुमा करके, जो भी ऐसा स्विच जिसको अपन घुमा करके बंद करते हैं वो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ में जाएगा। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द रेडियो, क्या आप रेडियो बंद करेंगे, है ना। तो ये टर्निंग ऑफ, तो टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली फ्रेजल वर्ब है अपनी, देखो अगली है सिद्ध होना, टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है सिद्ध होना, उत्पन्न होना, परिणाम देना, उत्पादन होना या शामिल होना। इतने सारे अर्थ हैं, आप कोई भी इसका बढ़िया सा एक मतलब ये अर्थ याद रखिए, ताकि एग्जाम में जो 2 फ्रेजल वर्ब्स रहेगी उसमें से कोई आपको एक चूज करने में मदद मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लिखते हैं, लिखा है कि इट टर्न आउट टू बी अ स्पाई, मतलब ये तो एक जासूस निकला, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ निकलना मतलब कुछ परिणाम होना, कुछ उत्पन्न होना, इस प्रकार की चीजें। टर्न आउट आपने देखा होगा, जैसे बिजनेस की बात होती है कई बार, तो कहते हैं ना इस कंपनी का इतना टर्न आउट है, सालाना इतना टर्न आउट है ना। टर्न ओवर भी होता है, टर्न आउट होता है उत्पादन होना। तो टर्न आउट का मतलब होता है परिणाम होना, शामिल होना, उत्पादन होना, सिद्ध होना। टर्न आउट बार बार रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, दिमाग में चीजें तो याद हो जाएगी। और तय कर लीजिए कि 1 घंटे में मुझे 1 या 2 करनी है, मतलब घंटे भर में थोड़ा और थोड़ी टाइम बाद फिर रिवाइज करिए, फिर रिवाइज करिए, फिर पिछला एक बार जो पहले याद कर चुके हो उसका रिवीजन करिए। तो ऐसे करके अगर करते हो ना, चीज़ों को लिखते रहो बार बार, और बाद में फिर एक बार वापस जाके देखिए उन सारी चीज़ों को कि मैंने ये जो याद किया वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब्स है ना, इनमें बहुत लंबा टाइम लगता है याद करने में, और रटने से चीज़ें याद नहीं होगी। सेंटेंस में यूज करिए, इसलिए तो प्रत्येक के आगे हमने एक एक सेंटेंस लिखा है। बाकी अपन डायरेक्ट भी ऐसे याद कर सकते थे एक साथ अगर करनी हो। तो हमने कितने दिन लगा दिए फ्रेजल वर्ब में। और नेक्स्ट अब अपन जो ये अपना जैसे पूरा होगा, जो फ्रेजल वर्ब्स पूरी हो रही, तो हमने कंजंक्शन का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, एक दिन पढ़ा था, तो फिर से जो है वो कंजंक्शन को स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से अपन ग्रामर कंप्लीट करेंगे। फिर अपन जाएंगे कंपोजिशन में, और एक एक करके सारे कंपोजिशन हम लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देख, तो नेक्स्ट जो अपना फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न टू। टर्न टू का मतलब होता है ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क शी टर्न टू हर डॉटर, तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद फिर उसने अपनी पुत्री की तरफ ध्यान दिया। तो इसका मतलब होता है टर्न टू का मतलब होता है ध्यान देना, किसी भी चीज पर ध्यान देना। जैसे कि मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे थे एग्जाम में, तो आफ्टर टॉट द सब्जेक्ट मैटर टीचर टर्न टू द होमवर्क, तो टीचर ने पहले टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने होमवर्क की तरफ ध्यान दिया। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे याद करनी है। टर्न टू का मतलब होता है ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, अगली फ्रेजल वर्ब है 7 नंबर, टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है टर्न अप यानी आना या बुलावे पर आना। कोई बुलाता है तो टर्न अप करना, आना, है ना, टर्न अप, टपकना। तो देखो क्या है कि ही टर्न अप वन मॉर्निंग एंड सरप्राइज्ड अस, एक दिन सुबह वो आए, हमें आश्चर्यचकित कर दिया। तो टर्न अप का मतलब क्या होता है, टर्न अप का मतलब होता है बुलावे पर आना। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, दूसरा है कि ही डिड नॉट टर्न अप एट द मीटिंग, मतलब वो मीटिंग में नहीं आया। तो मीटिंग जब होती है तो सबको बुला होता है कि भाई इतने बजे मीटिंग है, पर फिर भी नहीं आया। तो आप यहाँ पे याद करेंगे टर्न अप का मतलब होता है आना, बुलावे पर आना, टर्न अप। नेक्स्ट है अगली फ्रेजल वर्ब है, देखो टर्न अबाउट। अगली फ्रेजल वर्ब है टर्न अबाउट। हाँ, नेक्स्ट, तो देखो टर्न अबाउट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पीछे मुड़ना, बिल्कुल विपरीत दिशा में घूमना, टर्न अबाउट। टू फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत घूमना, पूरे विपरीत दिशा में उल्टा घूम जाना। तो देखो क्या सेंटेंस लिखा है कि इफ यू जस्ट टर्न अबाउट, अगर आप बिल्कुल पीछे मुड़ते हैं, है ना, इफ यू जस्ट टर्न अबाउट मतलब अगर आप पीछे मुड़ते हैं, यू विल सी अ वेरी अम्यूजिंग सीन, तो आपको बहुत ही एक अम्यूजिंग, एक इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा। तो टर्न अबाउट यानी पीछे घूमना, विपरीत घूमना, टर्न अबाउट। नेक्स्ट है 9 नंबर है
टर्न असाइड, इस टर्न असाइड का मतलब होता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उससे विचलित हो जाना, वहां से हट जाना, डायरेक्शन चेंज कर देना, तो इसको कहते हैं टू डेविएट या विचलित होना। जैसे नेवर टर्न असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, नैतिकता के रास्ते से कभी हमें विचलित नहीं होना है ना। तो टर्न असाइड, टर्न असाइड एक साइड में हो जाना, दूसरी साइड हो जाना मतलब जहां से चल रहे हैं, मतलब कि विचलित हो जाना। हमें रास्ते से भटकना नहीं है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उससे हमें विचलित नहीं होना है, डेविएट नहीं होना है। एंड नेक्स्ट है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है के विरोध में होना, किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के विरोध में हो जाना। फॉर एग्जाम्पल देखो कि आई शेल नॉट गिव अप। अब गिव अप एक और आई है, तो गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, है ना। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, गिव अप त्यागना, गिव अप यानी छोड़ना। आई शेल नॉट गिव अप माई प्रिंसिपल्स इवन इफ, इवन इफ का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, माई प्रिंसिपल्स मैं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए, चाहे तो द होल वर्ल्ड टर्न्स अगेंस्ट मी, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों नहीं हो जाए। तो इसका मतलब होता है खिलाफ होना या विरोध में होना, ठीक है, खिलाफ होना या विरोध में होना। ये अब देखो, तो ये जो हमने कही है 10, अब हाँ ये तो 10 हो गई। तो इसी के साथ अपना जो टॉपिक था फ्रेजल वर्ब वाला, ये फ्रेजल वर्ब वाला टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, फ्रेजल वर्ब वाला टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसके बाद आप जो है ना, अब अपन जो ग्रामर का दूसरा हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस, हम करेंगे कंजंक्शंस, लेकिन कंजंक्शंस करेंगे, बट आप मुझे कमेंट करिए, अगर कंजंक्शन करके ना करके अगर कोई और दूसरा टॉपिक आप करवाना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहेंगे उसे पढ़ा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले हम कंपोजिशन पढ़ें, फॉर एग्जांपल जैसे लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, हमारा रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग है, या फिर शॉर्ट कंपोजिशन में जो 4 टॉपिक है नोटिस एटसेट्रा, तो वो हम पढ़ेंगे। तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि भाई ग्रामर को ही हम कंटिन्यू करें या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसको बदल करके चेंज करें। और जब ये ग्रामर और कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो अपने जो मॉडल पेपर्स हैं इंग्लिश के, वो मॉडल पेपर्स का हम अभ्यास करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा एक अभ्यास हो जाएगा किस तरीके से आपको इंग्लिश का पेपर जो है वो हल करना है। क्योंकि इंग्लिश का पेपर सबसे ईजी आता है, बट डर रहता है कि पता नहीं इंग्लिश का कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो कंप्लीट पेपर अपन इसका जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है, एजुकेशन राइज, जहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सारी चीजें आपको इस ऐप में मिल जाएगी।